नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। वक्त हो चुका है प्राइम डिबेट का, जहां सबसे बड़ा ऐलान मोदी सरकार 3.0 का हो चुका है, जहां वन नेशन वन इलेक्शन का प्रस्ताव मोदी कैबिनेट में मंजूर हो गया है। शीतकालीन सत्र में मोदी सरकार इसके लिए बिल पेश करेगी। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए अश्विनी वैष्णव ने बताया है कि पहले फेज में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होंगे और दूसरे फेज में स्थानीय निकायों के साथ, यानी कि निकायों के चुनाव एक साथ कराए जाएंगे। उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाती हूँ। सालों से बीजेपी के घोषणा पत्र में शुमार रहने वाले वादे को आखिरकार मोदी कैबिनेट ने हरी झंडी दिखा दी है। वो वादे जो मील का पत्थर लगते थे, उस मील के पत्थर पर आखिरकार मुहर लग चुकी है। जी हाँ, वन नेशन वन इलेक्शन का वादा मोदी ने अपने 3.0 कार्यकाल के 100 दिन पूरा होने के बाद पूरा कर दिया है। इस मुद्दे पर पिछले कई सालों से पक्ष और विपक्ष में भारी जिरा देखने को मिल रही थी। विपक्ष अभी भी इसे सरकार का गलत कदम बता रही है। देश में करीब 80% ऑफ द रिस्पोंडेंट्स हु रिस्पोंडेड ड्यूरिंग द कंसल्टेशन प्रोसेस, 80% से ज़्यादा लोगों ने इसको बहुत पॉजिटिव सपोर्ट दिया। एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन, नरेंद्र मोदी जी शुरू से ही इसके पक्ष थे। देश के सभी पूर्व चीफ जस्टिसों से चर्चा की गई, देश के मूर्धन्य नेताओं से, राजनीतिक दलों से चर्चा की गई, देश के हर चैम्बर ऑफ कॉमर्स से चर्चा की गई और आज अंततः कैबिनेट से मंजूरी हो गई। खड़गे की भाषा केवल विध्वंसक भाषा होती है, निगेटिव होती है। ये देखिए, ये प्रैक्टिकल नहीं है और ये चलने वाला नहीं है। ये सिर्फ चुनाव जब आते कोई ना कोई कुछ मुद्दा नहीं मिल रहा उनको, ऐसी चीजें बात करने के लिए, इश्यू को डाइवर्ट करने के लिए वो बात करते हैं और इसीलिए और पूरे देश के लोग कोई मानने वाले भी नहीं हैं। हम लोग भी ये चाहते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी केवल पास कर रही है। 10 सालों से वन नेशन वन इलेक्शन क्यों नहीं हो पाया? इसके लिए भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से दोषी और जिम्मेदार है। हम लोग ये चाहते हैं कि पूरे देश में एक साथ विधानसभा और लोकसभा चुनाव हों। विपक्ष भले ही इसकी निंदा कर रही है, लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन के सत्तासीन पार्टी बीजेपी कई फायदे भी गिनाती चली आई है। देश में लोकसभा के साथ साथ राज्यों की विधानसभा के चुनाव कैसे कराए जा सकते हैं, इसे लेकर पिछले साल सितंबर में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अगुवाई में एक कमेटी बनाई गई थी। इस कमेटी ने इसी साल 14 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को रिपोर्ट सौंपी थी। 18,500 पन्नों की इस रिपोर्ट में लोकसभा और विधानसभा चुनावों के साथ साथ नगर पालिकाओं और पंचायत चुनाव कराने में जुड़ी सिफारिशें छिपी थी। कमेटी ने जो सुझाव सौंपे वो ये थे: सभी राज्यों के विधानसभा का कार्यकाल 2029 तक बढ़ाया जाए। हंग असेंबली नो कॉन्फिडेंस मोशन होने पर बाकी 5 साल के कार्यकाल के लिए नए सिरे से चुनाव कराए जा सकते हैं। पहले फेज में लोकसभा विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाने की भी बात कही गई। दूसरे फेज में 100 दिनों के भीतर लोकल बॉडी के इलेक्शन कराए जाने की भी बात कही गई थी। मोदी सरकार किसी भी कीमत पर वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करना चाह रही थी। इसको लेकर पिछले कई सालों से उसकी तैयारियां भी चल रही थी। संसद में इसको लेकर कई बार पक्ष विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली है। सवाल ये कि आखिर एक देश एक चुनाव से आखिर होगा क्या? साल 2018 में लॉ कमीशन ने कई तर्क दिए थे। लॉ कमीशन ने दिया तर्क नंबर 1, देश में लगातार चुनाव से मुक्ति। तर्क नंबर 2, एक साथ चुनाव कराने से पैसों की बचत होगी। तर्क नंबर 3, सरकारी नीतियां बेहतर तरीके से लागू होगी। तर्क नंबर 4, सरकारी कर्मचारी चुनाव में जुटने के बजाय विकास कार्यों पर प्रभावी ढंग से ध्यान दे पाएंगे। एक देश एक चुनाव को लेकर काफी माथापच्ची है और इसे लागू करना भी सरकार के लिए इतना आसान नहीं होने वाला। सरकार को इसे लागू करने के लिए 3 संवैधानिक शर्तों को पूरा करना होगा। संविधान की पहली शर्त, संविधान में कम से कम 5 संशोधन करने होंगे। दूसरी शर्त, कम से कम 50% राज्यों को संवैधानिक संशोधनों पर रजामंदी देनी होगी। तीसरी शर्त,
संवैधानिक संशोधनों के बाद संसद में बहुमत से बिल पास कराना होगा। यानी एक देश एक चुनाव जो सुनने में जितना आसान है लेकिन लागू करना उतना ही मुश्किल। मोदी कैबिनेट में इसकी मंजूरी भले ही मिल चुकी हो, लेकिन इसके आगे की राह कांटों भरी होने वाली है। देखना यह होगा कि मोदी ब्रिगेड इसे कैसे लागू करा पाती है। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर एक बार फिर से सियासी जंग छिड़ चुकी है, जहां विपक्ष इस पर ऐतराज जताता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन मोदी कैबिनेट ने आज उस यानी कि अपनी कैबिनेट में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। लेकिन ये प्रस्ताव भी भारतीय जनता पार्टी या फिर मोदी 3.0 के लिए टेढ़ी खीर से कम नहीं होने वाला है, क्योंकि जिस प्रकार से वक्फ बोर्ड बिल पेश हुआ था, उसके बाद उस पर कई तरह के अड़चन मिल आए, जेपीसी में वो बिल चला गया। ये भी देखना दिलचस्प होगा कि ये भी बिल क्या जेपीसी में चला जाएगा। और इसके साथ साथ 17 सितंबर को गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि सरकार इसी कार्यकाल में वन नेशन वन इलेक्शन लागू करेगी। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले के प्राचीर से कहा था कि बार बार चुनाव देश की प्रगति में बाधा पैदा करते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन पर विचार के लिए बनाए गए पूर्व राष्ट्रपति कोविंद की अध्यक्षता वाली कमेटी ने 14 मार्च को राष्ट्रपति मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। रिपोर्ट 18,626 पन्नों की है। पैनल 2 सितंबर 2023 को बनाया गया था। यह रिपोर्ट में कई तरह की चर्चाएं की गई थी। 191 दिन की रिसर्च का यह नतीजा है। कमेटी ने सभी विधानसभाओं का कार्यकाल 2029 तक करने का सुझाव दिया है। तो वहीं आपको मैं बताती हूं कि आखिरकार इस बिल को यानी कि कानून बनाने में कौन सी अड़चनें आएंगी। जो यहाँ कोविंद कमेटी ने 18 संवैधानिक बदलाव का सुझाव दिया है। इनमें से ज्यादातर में राज्यों की विधानसभाओं की सहमति की आवश्यकता होगी। चर्चाएं हो रही है, तो वही कुछ संवैधानिक बदलाव के लिए बिलों को संसद में पास कराना जरूरी होगा। सिंगल इलेक्टोरल रोल में और इसके अलावा सिंगल वोटर आईडी कार्ड के लिए आधे से ज्यादा राज्यों की मंजूरी जरूरी होगी। संभव है कि कोविंद कमेटी की रिपोर्ट पर लॉ कमीशन भी अपनी रिपोर्ट पेश करे। सूत्रों का कहना है कि लॉ कमीशन 2029 में लोकसभा, विधानसभा, स्थानीय निकाय और पंचायत चुनाव एक साथ कराने का सुझाव दे। इसके अलावा लॉ कमिश्नर गठबंधन सरकार और हंग असेंबली जैसी स्थिति आने पर नियम की मांग करे। तो वहीं तर्क भी दिए जा रहे हैं। और उसके साथ साथ अगर मैं कमेटी की बात करूं तो समिति में 8 सदस्य बनाए गए थे। एक पूर्व राष्ट्रपति यानी कि रामनाथ कोविंद अध्यक्ष थे, जिसके एक वकील हरीश साल्वे वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, वो शामिल थे। 3 नेता शामिल थे, गृह मंत्री अमित शाह, अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस नेता, गुलाम नबी आजाद डीपीए पार्टी से आते हैं, गुलाम नबी आजाद, एनके सिंह 15वें वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष हैं, डॉक्टर सुभाष कश्यप लोकसभा के पूर्व महासचिव हैं, संजय कोठारी पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त हैं। यानी कि 8 सदस्य की कमेटी बनाई गई थी। कई तरह के रिसर्च किए गए। 191 दिन लगे इस पूरी रिपोर्ट को बनाने में। लेकिन माना जा रहा है कि कैबिनेट मीटिंग के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पहले फेज में विधानसभा और लोकसभा चुनाव साथ होंगे और उसके बाद 100 दिन के भीतर दूसरे फेज में निकाय चुनाव साथ कराए जाएंगे। लेकिन बड़ा सवाल यह भी है कि अगर बीच में कोई राज्य में सरकार गिर जाएगी तो क्या होगा, क्या करा जाएगा। और आप साथ ही साथ कई तरह के सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से सवाल निशान उठते हुए नजर आ रहे हैं। तो वन नेशन वन इलेक्शन पर आज बड़ी बहस होने वाली। उससे पहले कई तरह के सवाल भी उठते हुए नजर आ रहे हैं कि कैसे इस पूरे बिल को सदन में लाया जाएगा, उसके बाद जो विपक्षी दल है उनकी सहमति कैसी बनाई जाएगी
और इसके साथ साथ जो राज्यों में चुनाव होने वाले हैं उसकी क्या स्थिति होगी, क्योंकि 27 चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी की तैयारियां जोरों शोरों से देखने को मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी भी अपनी तैयारियों में जुटी हुई है, नजर आ रही है। कई 2025 में दिल्ली में भी चुनाव होने हैं, जिसको लेकर सियासी गतिविधियां भी तेज हो चुकी हैं। अगर मैं बात करूं तो 26 में असम, बंगाल, तमिलनाडु, केरल में चुनाव होने हैं। 27 में गोवा, गुजरात, मणिपुर, पंजाब, यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल में चुनाव होने हैं और 28 में कर्नाटक, मेघालय, नागालैंड में चुनाव होने हैं। अब अगर ये बिल लाया जाएगा, इस पर कानून बनाया जाएगा, तो इन चुनावों का क्या होगा? क्या सभी सरकारों का कार्यकाल बढ़ा दिया जाएगा? इस स्थिति में क्या फैसले लिए जाएंगे, ये भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन जब ये बिल शीतकालीन सत्र में सदन में लाया जाएगा, बवाल कितना होगा वो भी देखने वाली बात होगी। किस प्रकार से इस पर सहमति बनेगी, या फिर ये कानून जिस प्रकार से वक्फ बिल पेश हुआ था सदन में और जिसके बाद वो फिर से जेपीसी में चला गया था, क्या ये बिल में कोई अड़चन नहीं आएगी? क्योंकि इस बार विचार विमर्श भी किया गया है और इसके साथ साथ सदस्य कमेटी जो बनाई गई थी उसमें अधीर रंजन चौधरी को भी रखा गया था, लेकिन खड़गे ने बयान दिया है वो पूरी तरह से इसे अव्यवहारिक तौर पर ठहराते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें कि सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि जो एनडीए में ही समर्थन बन पाता है कि नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि टीडीपी, चंद्रबाबू नायडू की जो पार्टी है, वो भी इस पर बोलते हुए बसती हुई नजर आ रही है। वही संविधान कहता है कि 5 साल की सरकार 1 साल का एक्सटेंशन मिल सकता है, तो बिना संविधान में बदलाव के तो ये मुमकिन ही नहीं हो पाएगा। और ये सभी के सवाल है कि आखिरकार इसके किस आधार पर पेश किया जाएगा। तो वही आज कैबिनेट से मंजूरी तो मिल गई है, लेकिन जब ये बिल आएगा उसके बाद क्या गतिरोध देखने को मिलेगा वो भी देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि हलचल तेज हो चुकी है। अभी जम्मू कश्मीर और इसके साथ साथ कई राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। तो हमारे साथ पैनलिस्ट भी जुड़ चुके हैं, उनका परिचय करा देती हूँ। आशीष तिवारी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस से हरिनाम उपाध्याय हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजा रिजवी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़ चुके हैं, गिरीश त्रिपाठी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजा रिजवी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले उन्हीं से शुरुआत करूंगी। राजा रिजवी जी, जिस प्रकार से 1 नेशन 1 कानून यानी कि 1 नेशन 1 इलेक्शन प्रस्ताव पास हो चुका है कैबिनेट से, इसे कैसे देखते हैं आप? ऐसा है कि स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक राष्ट्र एक चुनाव की वकालत की थी। यानी 15 अगस्त को उन्होंने वकालत की थी। उससे पहले ऑलरेडी एक कमेटी बना चुके थे पूर्व राष्ट्रपति के जो है वो सरपरस्ती में, राम कोविंद जी के, जिसमें जो है सत्ता पक्ष के गृह मंत्री मेंबर थे, विपक्ष के उस समय अधीर रंजन जी थे, बाद में वहां उससे हट गए, और कई एक्सपर्ट को लेकर के उसमें उन्होंने जो है कमेटी बनाई और कमेटी ने अपनी 300 पेज की रिपोर्ट आज जो है वो पहले सबमिट कर दी और उसके बाद जो है आज कैबिनेट में उसकी मंजूरी मिल गई। एक तरीके से देखा जाए तो एक देश एक चुनाव बहुत अच्छा है, कई मामलों में अच्छा है। एक मामलों में अच्छा है कि भाई जो चुनाव हो रहे हैं वो एक साथ चुनाव हो गया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो जीतना है जीत गए, जो एमएलए को जीतना है वो जीत गए और पूरा 5 साल वो अपना कार्यकाल करें। प्रधानमंत्री ने कुछ पत्रकारों से मिलते टाइम कहा भी कि बड़ा दिक्कत होता है कि मैं देश का प्रधानमंत्री रहता हूं, जब मैं स्टेज पे जाता हूं तो वहां मुझे मुख्यमंत्री के विरुद्ध बोलना पड़ता है, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है कि वो मुख्यमंत्री हैं और वो मुख्यमंत्री दूसरी पार्टी के जिस तरीके से काम कर रहे हैं वो लगता है कि हमारे विचार से ठीक नहीं है, तो मैं उनकी बुराई करना पड़ता है। तो हमें अच्छा नहीं लगता ये बात कि मैं उनकी बुराई करूं। और ये अगर है तो देखिए इसमें दिक्कतें भी हैं। दिक्कत ये है कि संविधान में संशोधन, कई संशोधन किए जाएंगे, और अगर ये देखा जाए तो जो है एक तरीके से जो कहते हैं कि साहब आर्थिक स्थिति तो ये वो
उससे देखिए आप जब अगर एक साथ चुनाव होगा तो ईवीएम काफी मात्रा में बनाए जाएंगे। अच्छा, चुनाव की जब घोषणा होती है तो जो अधिसूचना लगती है, अधिसूचना लगने के बाद जो है जो नई घोषणाएं होती हैं वो कोई सरकार नहीं करती, लेकिन अगर जो पुराने काम हैं वो पुराने काम होते रहेंगे चुनाव के टाइम भी, और उनके पेमेंट भी होते रहते हैं चुनाव के टाइम, कहीं रोक नहीं होती है। तो क्यों नहीं राजनीतिक दल जो उनको 4 साल टाइम रहता है, 4 साल 11 महीना, वो 4 साल 11 महीने में क्यों नहीं उन योजनाओं को लाते हैं? क्या जरूरत है कि बिल्कुल चुनाव करीब आ जाए दरवाजे पर और घोषणा होने से 1.5 महीना 2 महीना 1 महीना पहले 4 दिन पहले घोषणा करें कि साहब हम ये योजना लाने जा रहे हैं, सड़क बनवाने जा रहे हैं, पुल बनवाने जा रहे हैं, तो कोई ज्यादा बहुत नुकसान नहीं होता, कोई आर्थिक स्थिति का कि साहब अब देश में काम नहीं हो रहा है और अधिसूचना लग गई है, अब क्या होगा। काम तो भाई अधिसूचना से पहले जितने भी जो है वो काम हुए हैं और प्रकाशन उसके हो गए हैं, टेंडर उसके हो गए, वो तो काम हो गए। खाली ये 2 महीना जो है वो काम, नए काम नहीं हो सकते। ठीक है। तो अच्छा, अब दूसरे है कि जो इनके साथ पार्टियां हैं, चंद्रबाबू नायडू, नीतीश जी, चिराग पासवान, तो नीतीश जी चिराग पासवान तो अपना कह चुके हैं भाई हम, लेकिन चंद्रबाबू नायडू अभी जो है क्वेश्चन मार्क है, बिल्कुल उनका अभी क्लियर जवाब नहीं आया। तो कहीं न कहीं इस बात को समझने की जरूरत है, ये आया तो है। अब मान लीजिए कोई विधायक जो है बीच में मर जाएगा, भाई मर जाए आदमी, मौत तो जिंदगी तो ऊपर वाले के हाथ है, तो अब क्या होगा, वहां का चुनाव कैसे होगा? भाई विनर मर गया, कई सवाल हैं। तो इसके मतलब रनर को आप जिता देंगे कि भाई जो उसके पीछे 800 वोट पाके जो हारा हुआ है, तो उसको क्या आप मान लेंगे कि भाई ये जीता है और इसको 5 साल चलाया जाएगा? ठीक है जी, ठीक है। हाँ। आशीष जी, क्या ये वाकई व्यवहारिक है? देखिए, कांग्रेस पार्टी से अव्यवहारिक बता रही है, आपके समर्थन वाली टीडीपी ने भी इस पर अपना रुख साफ नहीं किया है, लेकिन क्या होगा उन राज्यों का जो 25 में है, बिहार में, दिल्ली में चुनाव है, 26 में असम, बंगाल, तमिलनाडु, केरल में है, अगर 27 की बात करूं तो गोवा, गुजरात, मणिपुर, पंजाब, यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल समेत कई राज्यों में चुनाव है। उन राज्यों के चुनाव का क्या होगा और 1 नेशन 1 इलेक्शन किस प्रकार से लागू होगा? देखिए आरती जी, कांग्रेस की अगर मैं बात करूं तो शायद कांग्रेस को अपना इतिहास एक बार जरूर खंगाल लेना चाहिए, क्योंकि इस देश में 1952 से लेके 1967 तक यही हुआ है जो जिसकी मांग हम कर रहे हैं, और तब कांग्रेस की ही सरकार थी। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस को जरूर ध्यान रखना चाहिए इन बातों का, और विरोध करने से पहले जो वो लोग काम कर रहे थे तो उस पर ध्यान देना चाहिए। दूसरी चीज मैं बताऊं कि देखिए कि देश में जो राजनीतिक अस्थिरता होती है या फिर जल्दी चुनाव किसी भी रूप में हो, जल्दी जो चुनाव होते हैं वो किसी भी मुल्क की उन्नति में सबसे बड़े बाधक होते हैं। इस बात को आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि देखिए ये जो चुनाव है इनकी प्रक्रिया कई महीने चलती है, और नोटिफिकेशन जैसे ही लागू होता है, किया जाता है, उसके बाद आप देखते हैं एक सरकारी मशीनरी अलग काम करने लगती है, और जहां भी चुनाव है उस जगह के आप देखते हो, चाहे स्कूल कॉलेजेस से लेकर या उनमें जो सरकारी मशीनरी लगाई जाती, कहीं ना कहीं वो सारी चीजें जो हैं वो इतनी अव्यवस्था हो जाती। तो आप ये समझ लीजिए कि अगर साल में 12 महीने हैं तो 12 महीने में किसी ना किसी महीने में देश के किसी ना किसी हिस्से में चुनाव होते रहते हैं, जिससे जो एक विकास की धारा बहनी चाहिए वो पूरी तरीके से नहीं हो पाता। चूंकि प्रधानमंत्री जो भी है, अब मान लीजिए उत्तर प्रदेश में है तो प्रधानमंत्री, चूंकि प्रधानमंत्री तो है लेकिन वो एक पार्टी का लीडर भी है। लेकिन एक सवाल बड़ा उठता हुआ नजर आ रहा है। सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए, वो लीडर भी है। अब वो उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री वो छोड़कर और वो उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार में लग गया। अच्छा, यहाँ पर चुनाव संपन्न हुआ तो पता चला कि अब तमिलनाडु में होना है, तो प्रधानमंत्री, चूंकि प्रधानमंत्री होने के साथ साथ लीडर भी है, तो वो वहां पर भी तो एक देश में जो विकास की गंगा बहनी चाहिए, कहीं ना कहीं उसके ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है। अच्छा, ये 1 नेशन 1 इलेक्शन हो जाने से क्या होगा,
एक बार सब पूरे ये चुनाव हो जाएंगे, उसके बाद पूरे आप ये समझ लीजिए कि 5 साल आपके पास विकास की गंगा बहाने का और उसको फुल टाइम मिलेगा। और ये सिर्फ बात मैं भारतीय जनता पार्टी की नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं देश में किसी भी पार्टी की सरकार हो, वो पार्टी को कम से कम कुछ करने के लिए टाइम तो मिलेगा। यहां 5 साल कब निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता है। चुनाव में ही 5 साल निकल गए, तो देश की उन्नति क्या होगी? लेकिन देश की उन्नति और विकास ठीक है, टीडीपी अभी मानने को तैयार नहीं है, विपक्ष भी इस बार मजबूत है। देखिए, कौन मानने को तैयार कौन नहीं मानने को तैयार है ये सेकेंडरी क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये है कि क्या ये सही है या नहीं है, इस पर आज बहस होनी चाहिए। कौन नहीं मान रहा कौन मान रहा है वो तो बात की बात है, जिसको मानना होगा मानेगा, नहीं मानना होगा विरोध करेगा। देश की जनता का भी इसमें मत लिया जाएगा, क्योंकि देश की जनता का इसमें सबसे ज्यादा नुकसान देश की जनता का होता है। देश की जनता में क्या नुकसान है? बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, क्योंकि आपको पता है किस तरीके से जो टीचर्स हैं वो भी लगाए जाते हैं, कहीं ना कहीं उनकी भी ड्यूटी लगती है। ठीक है। देश की जनता का इतना पैसा, ये पैसा लगता किसका है चुनावों में? ये किसका पैसा है? ये देश की जनता का टैक्स का पैसा है। ये टैक्स का पैसा बचेगा। बहुत सारी ऐसी बातें हैं। लौटूंगी हरिनाम जी, जिस प्रकार से विकास की धाराएं जो बहती हुई नजर आएंगी इस वन नेशन वन इलेक्शन से, कई तरह के प्रभाव पड़ रहे, एक साथ चुनाव कराने से बहुत फायदा होगा। आशीष जी बता रहे, आप बताइए अपना रुख। हरिनाम जी, आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल। आशीष जी जो कह रहे थे कि इतना देश का पैसा बचेगा, ये करेंगे, देखिए आदमी की नीयत अगर सही है, पैसे का सही इस्तेमाल हो तो देश का विकास होगा। आप बताइए, जिस तरह से 16 लाख करोड़ रुपया इन्होंने उद्योगपतियों का माफ किया, ये देखिए फिर आप लोगों की समस्या यही है। हरिनाथ जी थोड़ा सा 1 मिनट टोकूंगा, क्योंकि आज जो मुद्दा है मुद्दे पर आप प्रश्न, आप अब मुद्दे पर अपना जवाब दीजिए। मुद्दे से आप भाग रहे हैं। ये आरती जी देखिए, यही गड़बड़ है इन लोगों का, इन लोगों के पास जवाब नहीं है। आप इस पर बोलिए ना आज कि सही है तो कैसे सही है, नहीं है तो कैसे नहीं है, इस पर बोलिए। ठीक है हरिनाम जी जवाब दीजिए। हमारे नेता ने कह दिया कि यह अव्यवहारिक है। विधि आयोग के चेयरमैन डी.एस. चौहान जी ने भी इसको अव्यवहारिक बताया। कैसे है? कैसे अव्यवहारिक है जी? कैसे अव्यवहारिक है कि जिस तरह से आपने एक नया पैटर्न शुरू किया अपने 10 साल के कार्यकाल में। आप नोट कर लीजिए, बाद में रिप्लाई कर। आप विधायकों को इस्तीफा देकर सरकार बदलवा देते हैं। अगर ऐसा हो जाएगा तो इसके लिए क्या किया जाएगा? जब आपने एक रास्ता दिखा दिया तो जिसकी भी सरकार रहेगी आपके रास्ते पर चलेगी तो वहाँ बार बार क्या व्यवस्था किया जाएगा? जैसा कि हमारी एंकर महोदया ने कहा कि अगर विधायक की डेथ हो जाती है या इस्तीफा दे देता है तो फिर क्या इसके लिए व्यवस्था होगी? बिल्कुल, ये भी सवाल बना हुआ है जी। उसके अलावा इनकी देखिए, इनकी जो इस बार तीसरी बार सरकार गठबंधन की चल रही है, लंगड़ी सरकार जो चल रही है, इस सरकार के कार्यकाल का स्वाभाविक भाग्य बन चुका है यू टर्न होना। अभी तक 4-5 बार इन्होंने अपने मुद्दे, अपने बिल, अपना जो प्रस्ताव किया उससे यू टर्न हुआ। चाहे उसका वक्फ बोर्ड का मामला हो, चाहे इसका मामला रहा हो, जो विभिन्न 4-5 इंडक्शन का मामला रहा हो, तो इनका ये एक और जुड़ जाएगा जिससे यू टर्न होंगे। ठीक है। इनके विपक्षी, इनके गठबंधन के साथी साथ नहीं देंगे। ठीक है हरिनाम जी। इनकी चाल यही है कि उत्तर प्रदेश सहित अधिकांश विभिन्न राज्यों को 2 साल और अपने कब्जे में करना चाहते हैं। ठीक है आशीष जी, लौटूंगी आपके पास, पहले रजा रिजवी के पास जाऊंगी। रजा रिजवी जी, जिस प्रकार से सवाल एक बड़ा उठता हुआ नजर आया, जब चुनाव आयोग अभी 2 राज्यों के चुनाव अलग से करा रहा है, हरियाणा और जम्मू कश्मीर के, और जो महाराष्ट्र और झारखंड के साथ हो सकते हैं वो तो कराने के लिए तैयार नहीं, कैसे पूरे देश के एक साथ चुनाव करा सकेंगे? देखिए ये सही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का इस 2019 के चुनाव के बाद ही उनकी ये पूरी तैयारी है कि एक देश एक चुनाव, और उसके लिए उन्होंने एक कमेटी भी बना दी, और कमेटी बना करके उस पर क्रियान्वयन करके, और ये आप समझिए कि कैबिनेट ने मंजूर भी कर दिया।
अब परेशानियां, अच्छाई बुराई सब है इसमें, ऐसा तो है नहीं। अगर आप देखिए बहुत ठीक से तो 2001 से लेके 2010 तक में 62 चुनाव हुए हैं पूरे देश में, और 2011 से लेके 2020 तक 63 चुनाव हुए हैं पूरे देश में, और 2020 से अभी तक 21 चुनाव हो चुके हैं देश में। तो जाहिर सी बात है, चुनाव जब होता है तो चुनाव में खर्चे होते हैं, कोई दो राय नहीं कि खर्चे नहीं होते, लेकिन कई विसंगतियां इसके अंदर है। अब जैसे कहा कि भाई ऐसा है कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव के 100 दिन के बाद निकाय के चुनाव होंगे। भाई जो इलेक्शन कमीशन जिसके 1.5 करोड़ लोग लगभग पूरे लगे हुए थे इस चुनाव में, उनको आप जो है वो 100 दिन के बाद फिर उसी में झोंक देंगे, चुनाव के अंदर जाइए। तो अब यहाँ तो ये 543 ये हो गए, 4000 लगभग एमएलए हो गए, तो ये मिला करके लगभग मान लीजिए कि 5000 का चुनाव है। और जहाँ लाखों का चुनाव है, प्रधानी का, ब्लॉक प्रमुखी का, बीडीसी का, जिला पंचायत के सदस्य का, तो वो तो एक बहुत महाकुंभ है चुनाव का। लेकिन उसमें कोई आचार संहिता बहुत मजबूती से नहीं लगती, उसमें काम होते रहते हैं। लेकिन अब जैसे बाई इलेक्शन हो रहा है, मान लीजिए उत्तर प्रदेश का ही बाई इलेक्शन है 10, तो ये बाई इलेक्शन वाला कैसे क्या होगा? ये वन नेशन वन इलेक्शन में उत्तर प्रदेश की जो सरकार बैठी है और जो उत्तर प्रदेश के विधायक हैं, जो समझते होंगे पता नहीं हम जीते कि हारे, तो ये इसने तो रिपोर्ट दिया है कि साहब उत्तर प्रदेश में 2029 में चुनाव कराया जाए, जबकि 2027 में उत्तर प्रदेश का कार्यकाल पूरा हो रहा है। तो उत्तर प्रदेश के विधायक बड़े खुश होंगे सभी पार्टी के, भैया 2 साल के लिए तो हमारा कार्यकाल बढ़ ही रहा है। और कहीं ऐसा है जहां 3 साल 7 महीने के कार्यकाल कम किए जा रहे हैं। ठीक है, तो वहां तो उनको होता है। गिरीश जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजा जी, गिरीश जी, जिस प्रकार से वन नेशन वन इलेक्शन लागू हो चुका है, कितनी जनता तैयार है? विपक्ष इसको लेकर क्या रुख अपना सकता है? गिरीश जी, देखिए, मेरा कहना यह है कि ये कोई बहुत नई बात नहीं होने जा रही है हमारे देश में। बिल्कुल 1952 में जब पहला आम चुनाव हुआ तो पूरा जो अपना केंद्र का चुनाव है और राज्यों के चुनाव एक ही साथ हुए थे। 1952 के बाद जो भी सत्ताधारी दल, साफ नाम लेने में कोई गुरेज नहीं है मुझे, कांग्रेस ने अपने राजनीतिक स्वार्थों के चलते विभिन्न राज्यों में विभिन्न राजनीतिक हितों और उनके हिसाब से उन्होंने सरकारें भंग की, 356 लगा के, राजपथ शासन लगा के। तो ये धीरे धीरे एक विकृति के रूप में आया कि डिफरेंट राज्यों में चुनाव के समय बदलते चले गए। तो जनता का कहना कि जनता तैयार होगी कि नहीं, जनता ऑलरेडी तैयार थी, बहुत पहले से थी। और अल्टीमेटली जनता के द्वारा जो कर हम प्राप्त करते हैं उसी से सारे संसाधन इकट्ठे किए जाते हैं, सरकार उसी से सब कुछ करती है। तो अंततः ये जनता पर करों का बोझ कम होगा। इसका जनता के करों का जो काम है वो क्रिएटिव उसमें हो सकता है, यूज हो सकता है। तो ये चुनाव के नाम पे हर 6 महीने में कहीं ना कहीं किसी न किसी राज्य में चुनाव हो रहे हैं, कहीं केंद्र का है, कहीं कुछ है। तो इसको अगर आप एक निष्पक्ष नागरिक के तौर पे देखें तो आपको लगेगा कि ये देश के मतलब संसाधन का बहुत ही बड़ा बड़ा दुरुपयोग है अपने आप में ये। और इस दुरुपयोग को रोकने के लिए ये अहम कदम जो एक साथ चुनाव का है वो बहुत जरूरी था। इसको बहुत पहले आना चाहिए था। सभी राजनीतिक दलों में इसकी सहमति बननी चाहिए। इसको लेकर राजनीति की जाए तो ये देश का एक दुर्भाग्य होगा। मेरा तो इतना ही कहना है कि सभी राजनीतिक दलों को एक बड़ा मन बनाकर इस पटल पर आकर और इस एक राष्ट्र एक चुनाव के उसको उसमें कुछ खामियां, कुछ विकृतियां सामने आएंगी। ठीक है, आशीष जी जवाब दे दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं कांग्रेस प्रवक्ता की बात का जवाब दूं। इन्होंने अभी लंगड़ी सरकार बोला। चलिए, हमारी लंगड़ी सरकार आप कुछ भी बोल लीजिए। अब मुझे ये लग रहा है अगर आपकी बन जाती तो वो क्या कनखजूरा वाला होता। कनखजूरा समझते ना, जिसके 100-200 पैर होते हैं। क्योंकि हमारे पास तो कम लोग हैं, हम तो कम से चला रहे हैं, आप तो ज्यादा से चलाते। तो ऐसी बातें ना करा करिए। जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घर पे पत्थर नहीं फेंकते हैं। ठीक है। दूसरी बात मैं ये बताऊं, देखिए ऐसा है कि
आप ये समझिए कि 5 साल में एक बार चुनाव होता है, चाहे प्रधानी का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का। 5 साल का मतलब हो गया 60 महीने। 60 महीने वर्सेस 3 महीने। 3 महीने के अंदर में अगर देश के सारे चुनाव कर दिए जाएं तो आपको 57 महीने सिर्फ काम करने के लिए मिलता। मैं फिर कह रहा हूं, और ये बात सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लागू नहीं हो रही है, ये केंद्र में रहे कोई भी सरकार, राज्य में रहे, उसको कम से कम कार्य करने का मौका मिलेगा। दूसरी चीज, इससे जनता का इतना पैसा बचेगा। और फिर मैं कह रहा हूं, विकास के में बाधक होते हैं ये चुनाव। आप ये समझ लीजिए कि जब जब चुनाव आते हैं तब तब प्रदेश में आप पूरी मशीनरी बेकार हो जाती है, सारे लोग अपना काम धंधा सब छोड़ के चुनावी उसमें रण में चले जाते हैं। जिस प्रकार से अगर उत्तर प्रदेश की बात करूं, 27 चुनाव हराने के लिए अखिलेश यादव आपको बहुत बेताब नजर आ रहे हैं। उनकी बेताबी और नहीं बढ़ जाएगी जब 29 में चुनाव होगा, 2 साल और इंतजार करना पड़ेगा? देखिए, मैं फिर कह रहा हूं ना, ये कुछ अच्छा करने के लिए कुछ तकलीफें तो आपको सहन करनी पड़ेंगी, ठीक है। विपक्ष के पास में खुला मंच है, विपक्ष इस चीज को अपने सुझाव दे सकता है कि आप इस 29 ना करिए, आप 28 करिए, आप 25 करिए, आप 26 करिए, लेकिन हाँ ना में तो जवाब दे। आप इनसे जब पूछेंगे कि ये वो होने चाहिए 1 नेशन 1 इलेक्शन, तो ये बताने लगेंगे कि 69,000 शिक्षक भर्ती, तो ये बताने लगेंगे कि मणिपुर जल रहा है। तो एक्चुअली विपक्ष जो है वो इतना संवेदनशील रहा ही नहीं है। इनसे आप पूछेंगे कोई बात, ये बताएंगे कोई बात। आज मुद्दा यहां पर है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, आप खाली इस पर अपने तर्क रखिए। लेकिन ये कहीं दाएं भाग रहे हैं, कहीं बाएं भाग रहे हैं, क्योंकि इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। जो इनके नेताओं ने कह दिया हमें विरोध करना है, लेकिन विरोध के लिए इनके पास पॉइंट नहीं है। आशीष जी, लेकिन इस बार टेढ़ी खीर होगा आपका इस बजट को, अब माफ कीजिएगा, शीतकालीन सत्र में इसको पेश करने के लिए। मैं क्या कह रहा हूं, टेढ़ी खीर हो, सीधी खीर हो, पनीर की सब्जी हो, आलू की सब्जी, वो सब बेकार की बात है। वो जो करना होगा हम करेंगे। हम देश की जनता के लिए काम करना चाहते हैं, लेकिन ये विपक्ष वाले जो इस चीज को मना कर रहे हैं, आप निश्चित तौर पे मान लीजिए, ये टुकड़े टुकड़े गैंग को सपोर्ट करने वाले, ये भारत तेरे टुकड़े होने कहने वाले लोगों का सपोर्ट और उनको टिकट देने वालों को, इनको देश की जनता से कोई प्यार नहीं है, इसलिए ये विरोध करेंगे। मैं आज ये कह रहा हूं कि हमारे पास ये जो हरिनाम उपाध्याय जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता जो इसका विरोध कर रहे हैं, वो खाली पॉइंट टू पॉइंट बताएं कि ये क्यों नहीं करना चाहिए या ये क्यों नहीं होना चाहिए, वो बताएं। दुनिया भर की बातें ना बताएं, अगर ये बताएं कि इसके लिए ये पॉइंट है। जवाब दीजिए हरिनाम जी। ऐसा है मैडम, आशीष भाई से मैं कहना चाहता हूँ, मेरा वास्तविक नाम डॉक्टर हरिनाम उपाध्याय। ठीक है, हरिनाम उपाध्याय, HN उपाध्याय। ओके हरिनाम जी, ठीक है, सुधार लीजिए जी। आशीष जी जो कह रहे हैं, आप बताइए कि जिस तरह से ये हमारे संविधान का लचीलापन एक महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, तो जब आप एक 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करेंगे तो ये जटिलता और कठोरता को प्रभावित करता है। जबकि आप दर्शक तक 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात कर रहे थे, तो क्या परेशानी हुई कि विभिन्न समयों पर हम चुनाव होने लगा। ये हमेशा इतिहास पीछे जाना चाहते हैं, जबकि प्रगतिशील देश आगे जाना चाहता है। कोई परेशानी नहीं होगी, तभी में ये इलेक्शन विभिन्न समयों पर होने लगे। जब व्यवहारिक कठिनाइयां आई होगी, तभी में 67 के बाद ये परिस्थितियां बदल गई। अब ये पुराने जाना चाहते हैं, जैसे पूर्वकाल में कभी चले जाएंगे, कभी मध्यकाल में चले जाएंगे, तो 67 के पहले चले जाएंगे। अपने इतिहास के अच्छाइयां नहीं सीखेंगे, बस कमियों को देखने के लिए इतिहास का सहारा लेते हैं। और जहाँ तक ये बात है, ये पास नहीं होगी लोकसभा राज्यसभा के, इनको एक बार फिर मुख्य खानी पड़ेगी। ये पाने के लिए बार बार ऐसा कानून, ऐसा प्रस्ताव लाती है जिससे इनकी बेइज्जती हो, और प्रधानमंत्री दूसरे को कहती है कि हमारा मजाक बनाया जा रहा है। एक खुद अपना मजाक बनाने के लगे हुए हैं। और राजा इन्होंने जो कहा कि ये कह रहे थे भाई साहब कि हम गैर के हैं, हम देश की एकता अखंडता के लिए हमारे नेताओं ने क्या बोला। आप मधु कोड़ा जो है झारखंड के मुख्यमंत्री, उस पर आप भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे थे। हरिनाम जी, हरिनाम जी, ठीक है, ठीक है।
राजा रिजवी जी, जिस प्रकार से मोदी सरकार ने तो ठान लिया है कि इस बिल को लाना है, इस बिल को लाकर कानून बनाना है, अड़चने क्या क्या आ सकती हैं? देखिए, अड़चने दो तीन हैं। एक तो संविधान में संशोधन की बातें हैं और संविधान संशोधन के लिए जो है एनडीए का पूरा सहयोग चाहिए और एनडीए अगर पूरा सहयोग देगी तो जाहिर सी बात है कानून ये पास हो जाएगा। और क्योंकि अभी चंद्रबाबू नायडू की सरकार अभी बनी है, बिल्कुल जल्दी ही लोकसभा के साथ ही समझ लीजिए लोकसभा का शपथ ग्रहण प्रधानमंत्री के होने के बाद चंद्रबाबू नायडू का मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण हुआ है। तो अब इनका क्या रोल रहता है, ये क्या करते हैं, इस तरह से देखने की बात होगी। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की कोई चाल अब चलने नहीं दे रही है। मैं दो मामले आपको बताता हूँ जो विपक्ष ने बहुत जोर से उठाया था। एक क्या उठाया था उसने, पेंशन। मोदी जी ने पेंशन की बात करके उनकी पेंशन की बात को हल्का कर दिया। दूसरा बहुत जोर से उठाया था जनगणना। देश में जनगणना की घोषणा बहुत जल्द होगी, अमित शाह ने कल कहा। कल अमित शाह ने कह के विपक्ष की बात को बिल्कुल काट दिया। बिल्कुल। उन्होंने कहा कि मौजूदा राजग की सरकार जो अपने मौजूदा कार्यकाल में एक राष्ट्र एक चुनाव को लागू करेगी और लागू करके ही रहेगी। किसी ने मतलब जो है पास करा करके ही कोशिश करेगी पास हो जाए। लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा कि भाई ऐसा है कि हम जनगणना भी अतिशीघ्र कराने वाले हैं, हम जनगणना भी कराएंगे। तो जाहिर सी बात है जनगणना की बात आई है। तो अब जब जनगणना के लिए मार कहा जा रहा था, वहां राहुल जी बिल्कुल खड़े हो कहते मेरी सरकार आएगी, मैं जनगणना इसी लोकसभा में ही कराऊंगा। तो अब जनगणना की बात भी कह दिया भारतीय जनता पार्टी ने। तो दो जो इनके बड़े मुद्दे थे, अब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के हाथ कोई ऐसा मुद्दा नहीं देना चाहती है कि जिससे आम जनता भारतीय जनता पार्टी के विरोध में आ करके और भारतीय जनता पार्टी को वोट ना दे करके विपक्ष को मजबूत करके सत्ता पर बैठा दे। तो भारतीय जनता पार्टी बहुत सजग होकर के काम कर रही है और जो विपक्ष जैसे उठाता है उसका गणित और सोच विचार करके फौरन उसको लागू करने में लग जाते हैं कि विपक्ष का जो मामला है कांटा है फिस हो जाए। अब विपक्ष को कुछ मुद्दे नए भी ढूंढने पड़ेंगे, तब उनको जो है इस चुनाव के अंदर आना पड़ेगा। जो है जो और नए चुनाव होने वाले हैं, चाहे महाराष्ट्र का हो और चाहे जो है वो झारखंड का। ठीक है, ठीक है। हमारे साथ गिरीश जी भी जुड़े हो। गिरीश जी, जिस प्रकार से संविधान तो कहता है कि 5 साल की सरकार 1 साल का एक्सटेंशन मिल सकता है, तो बिना संविधान में बदलाव के तो ये मुमकिन नहीं हो पाएगा। तो इसका आधार क्या हो सकता है? आपने बिल्कुल ठीक कहा कि कोई भी योजना नहीं जो व्यवस्था से संबंधित और लोकतांत्रिक पद्धति के देश में लाई जाएगी तो उससे जुड़े जो भी संवैधानिक प्रावधान है उसके तहत ही बातें होंगी। और अगर इस काम को लेकर कोई संवैधानिक संशोधन की जरूरत पड़ती है तो निश्चित रूप से सरकार ने उसकी भी तैयारी की होगी। लेकिन जो आपने बताया कि कार्यकाल 5 वर्ष का है, तो वो एक व्यवस्था के रूप में भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के दलों के साथ मिलकर आम सहमति से एक रास्ता निकाला जा सकता है। उसमें निश्चित रूप से कुछ राज्यों में जहां विपक्ष की सरकारें हैं उनको लाभ होगा या कुछ राज्यों में उन्हें नुकसान होगा। तो ऐसा ही लाभ या नुकसान भाजपा शासित राज्यों में होगा। कहीं कार्यकाल थोड़ा पहले खत्म करना पड़ेगा, कहीं कार्यकाल बढ़ाना पड़ेगा। अब कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट तो समय को लेकर करना ही है। लेकिन इस एडजस्टमेंट के लिए अगर आवश्यक हुआ कि संवैधानिक संशोधन किया जाए, संविधान में कुछ प्रावधान नए जोड़े जाए, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बहुत विशेष समस्या आने वाली है। क्योंकि संविधान में संशोधन संबंधी जो बातें हैं वो कई प्रकार के संशोधन होते हैं। अगर मूल भावना जैसी संशोधन की कोई बात नहीं आती है तो सामान्य बहुमत के आधार पर भी उन संशोधनों को लागू किया जा सकता है और वो सरकार के पास सामान्य बहुमत है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है, क्योंकि ये संविधान की मूल भावना के खिलाफ जाकर कोई बात नहीं होने जा रही है, बल्कि संविधान की मूल भावना के समर्थन में बात होने जा रही है। ठीक है। एक राष्ट्र एक चुनाव, ये मूल संवैधानिक भावना के अंतर्गत की जाने वाली बात। ठीक है। आशीष जी, अगर बीच में कोई राज्य में सरकार गिर जाएगी तो कैसे और क्या होगा? देखिए, पहले तो आप ये समझिए कि ये पूरे देश में एक साथ ये चुनाव कराने की बात हो रही है। विपक्ष तो कह रहा है सबसे ज्यादा मिशन लोटस लेकर आप ही चाहते हैं, कहीं यहाँ सरकार गिरानी वहां सरकार गिरानी है।
अब देखिए विपक्ष क्या कहता है, विपक्ष का मुझे कोई वो नहीं है, क्योंकि विपक्ष का काम कहना है। और जिस प्रकार से आज का जो विषय है उसमें भी आप देख रहे हैं कि विपक्ष आज के मुद्दे पर ना बात करके इधर उधर भागने की बात कर रही। निश्चित तौर पर अगर ऐसा कुछ मध्यावधि चुनाव का कुछ भी सिस्टम बनता है तो उसके लिए भी ये देखिए, ये जो पूरी रिपोर्ट है ये 18,000 पन्नों की है। आपको मैं बताऊं 18,000 से कुछ पन्ने ज्यादा हैं। और इसमें कई सुझाव भी दिए गए हैं कमेटी के द्वारा। तो उसमें से ऐसे भी कुछ प्रावधान हैं कि अगर ऐसी ये कोई स्थिति बनती है तो उसका भी कोई बीच का रास्ता निकालेंगे। और जरूर, चूंकि देखिए ये ऐसा तो है नहीं कि एक साथ ये पूरे देश में ये सारी चीजें हो जाएगी, क्योंकि अभी बड़ा मुद्दा ये है कि देश के अलग अलग मुद्दों जगह पर जब जिस तरीके से चुनाव होते हैं, और मैंने आपको बताया कि जो भी संवैधानिक बड़े पदों पर हैं, प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक, वो कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों में जुट जाते हैं, तो उनको देश का या प्रदेश का विकास करने का मौका प्रॉपर नहीं मिलता है। तो निश्चित तौर पर उसमें एक बड़ी रिलीफ मिलेगी, बड़ी उसमें राहत मिलेगी। और दूसरे तरीके से अगर कुछ उसमें होता है तो उसके बीच के रास्ते जरूर निकाले जाएंगे। मुझे लग रहा है उस पर भी वो जो विचार चल रहा है उसमें जरूर जल्दी ही कोई ना कोई इसका उपाय जरूर निकल कर आएगा। अभी मैं खड़गे का बयान सुन रही थी, उन्होंने कहा संविधान के खिलाफ भाजपाई का ये गुफा है। ओवैसी कह रहे हैं ये भारतीय संघवाद की मौत की घड़ी है, घंटी बजती हुई नजर आ रही है। क्या छोटी पार्टियों को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है इसके माध्यम से? नहीं, छोटी पार्टियां इसमें कैसे खत्म होंगी भाई? जिसका जितना प्रभाव है वो प्रभाव तो बना ही रहेगा। चुनाव तो आप लड़ते ही है ना, एक साथ पूरे देश में चुनाव हो रहा है। चुनाव आप तब भी लड़ते हो जब अलग अलग होता है, चुनाव आप अभी भी लड़ोगे। तो इसमें छोटी पार्टियों को मुझे नहीं लग रहा है कि कोई डरने का इसमें कोई विषय है। लेकिन जैसे खड़गे जी ने जो करा है, मैं फिर कह रहा हूं कि खड़गे जी को जरूर 1952 से लेकर 67 तक का वो अपना इतिहास याद कर लेना चाहिए, जब इनके ही सरकारों में ये सब होता था। और ये अब आज जो खुद कराते थे, आज उसकी फिर से अगर पहल हो रही है और अपने स्वार्थ के लिए, जैसे अभी हमारे राजनीतिक विश्लेषक ने भी बताया कि अपने स्वार्थों के लिए फिर इन्होंने अलग अलग चुनाव कराने शुरू कर दिए। तो अगर ये फिर से शुरू हो रहा है तो खड़गे जी को थोड़ा सा अपने ही कांग्रेस के इतिहास में झांककर जरूर देखना चाहिए। राजा रिजवी जी, क्या ये बिल जेसी यानी कि जेपीएससी में चला जाएगा? जेपीसी जो वक्फ बोर्ड का बिल जैसे चला गया था जेपीसी में, कि भारतीय जनता पार्टी का जो अपना रुख था बहुत साफ रुख था, एक राष्ट्र एक चुनाव, उसने कैबिनेट से पास करा दिया। ये उसका एक स्टेप जो है, पहला स्टेप तो उसने कमेटी बनाई, कमेटी में शानदार लोगों को रखा और कमेटी ने जो है 62 पार्टियों को बुलाया और 62 पार्टियों से कहा, बुलाया, उसका लिखवाया, लिख के उसको लिया कि भाई आप क्या चाहते हैं इसमें हो कि ना हो। उनके पूरे विचार लिए उन्होंने। अब कुछ पार्टियां को बुलाया, कुछ पार्टियां नहीं भी नहीं, तो वो विचार हो गया, अब कमेटी बन गई, विचार हो गया, कैबिनेट में मंजूरी हो गई। तो आप कह सकते हैं कि 2 स्टेप भारतीय जनता पार्टी निकल गई। अब आप कह सकते हैं एनडीए कह सकते हैं, क्योंकि आज जो कैबिनेट की बैठक हुई थी उसमें एनडीए के लोग मौजूद थे, कैबिनेट मिनिस्टर। तो जाहिर सी बात है वो कैबिनेट में पास हो गया। अब आता है सवाल कि जब शीतकालीन सत्र होगा तब सत्र में पेश किया जाएगा। अब सत्र में ये देखने वाला है कि बहुमत के आधार पर उसको लोकसभा से पारित हो जाता है कि जेपीसी को भेजा जाएगा, ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी को। क्योंकि वक्फ संशोधन का आपने देखा, जो 44 संशोधन थे वो अपना करके लोकसभा में रख दिया। आ गया बीजेपी के, एनडीए की सरकार की तरफ से। अब एनडीए की सरकार है तो एनडीए की सरकार ही कही जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के 240 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, सबसे ज्यादा अवधि के हैं, लेकिन सरकार एनडीए कही जाएगी। अब एनडीए की सरकार में वो जब गया तो वक्त संशोधन उनका जो काम था वो उन्होंने पूरा कर दिया और एक मैसेज दे दिया, एक संदेश दे दिया और संदेश चला गया वक्त संशोधन। अब जेपीसी के पास गई है, जेपीसी बुलाएगी, लोगों से विचार लेगी, विचार के बाद रिपोर्ट बनेगी, कमेटी के पास आएगी, लोग मिलेंगे, लोग अपनी बात कहेंगे, ये संशोधन ठीक नहीं है, संशोधन अच्छा है, वो आपका ये समाज के लिए ठीक है। देखिए सरकारें जब कोई भी बिल, कोई भी अमेंडमेंट कुछ लेके आती हैं तो विपक्ष का काम ही है उसका विरोध करना। बिल्कुल। अगर विपक्ष उसको हाँ कर दे ठीक है तो फिर विपक्ष किस बात का। हरिनाथ जी, पहले तो आपकी सरकार में ऐसी व्यवस्था लागू थी, यानी कि ये कानून था, और अब आपने अपने निजी स्वार्थ के लिए उसको हटा दिया और अब आप उसका विरोध कर रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे?
हरिनाथ जी। अपनी लाभ के लिए कोई काम करती है। हेलो, आवाज आ रही है? बिल्कुल बोलिए। ऐसा है कि इसकी नीयत से पता चलता है कि हरियाणा के साथ हमेशा महाराष्ट्र का चुनाव होता है, लेकिन ये महाराष्ट्र का चुनाव नहीं थे। उस समय वन नेशन वन इलेक्शन इनकी नीति कहाँ चली गई थी? ये वन नेशन वन इलेक्शन क्या इसलिए पैरवी कर रहे हैं ऐसा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने 15 अगस्त को कहा और इनको उसी पक्ष में आ गई। और ये जिस तरह से प्रशासनिक उपयोग करते हैं, उनका इच्छा यही है कि हम एक ही बात उपयोग करके केंद्र और राज्यों की सरकार अगर चुनाव आयोग का उपयोग करें तो हमको एक ही बात हमको बार बार में करना पड़ेगा। प्रशासनिक का दुरुपयोग हमको एक ही बार करना पड़ेगा। जब महाराष्ट्र का चुनाव नहीं करा रहे हैं और दूसरे जगह का चुनाव करा रहे हैं, आवाज दुरुस्त करा दी जाएगी। ठीक है, लौटूंगी। ठीक है गिरीश जी, लाभ के लिए कर रहे हैं, लाभ के लिए 32 पार्टियां सहमत हैं, 15 पार्टियां यानी कि असहमत है, तो इन 15 पार्टियों को कैसी सहमति हो सकती है या फिर अड़चन पैदा करेंगे ये पार्टियां? मुख्य पार्टियां कांग्रेस, सपा सब इसके विरोध में है। भारतीय राजनीति की अब ये विडंबना कह लीजिए, कुछ हाल फिलहाल के वर्षों में ये चलन बढ़ा है कि विपक्ष का अगर यही काम है कि किसी भी बात का केवल विरोध इसलिए करना है क्योंकि हम विरोधी पक्ष में बैठे हैं, तो फिर तो कोई रास्ता निकलना बहुत संभव नहीं है। लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ जो संवैधानिक व्यवस्था है, शासन व्यवस्था है, उस पर बहुमत के आधार पर फैसले लिए जाते हैं। तो यह बहुत आवश्यक भी नहीं है कि संसद में सभी पार्टियां एक एक का नाम मैं क्या लूं कि सबका समर्थन मिल जाए तभी ये बात लागू हो पाएगी या तभी ये काम नहीं हो पाएगा। तो ये कोई आवश्यक भी नहीं है, क्योंकि जिनको विरोध करना है वो विरोध करते ही रहेंगे, चाहे इस प्रस्ताव में कितनी ही अच्छाई क्यों न हो, देश के लिए चाहे कितना ही हितकर क्यों न हो। ये तो सोचना पड़ेगा इनको, क्योंकि अल्टीमेटली चुनाव में इनको उतरना है। जनता भी देख रही है, सुन रही है, समझ रही है। इसका अंततोगत्वा भारी लाभ भारत की जनता को ही होना है। तो इन पार्टियों को भी इस बात को समझना चाहिए, क्योंकि कोई तानाशाही तो है नहीं। आपको भी चुनाव में उतरना है और इसका लाभ कल को आप सत्ता पक्ष में आए तो आपको भी मिलेगा। इसमें कोई बड़ी अनहोनी जैसी बात तो नहीं होने जा रही है। तो मैं समझता हूँ कि एक आध बड़ी पार्टियां और कुछ छोटी पार्टियां अगर नहीं भी समर्थन में होती हैं, फिर भी अगर बहुमत इस समर्थन में आ जाता है तो मुझे नहीं लगता कि इस प्रस्ताव को मोदी जी पास कराने में कोई उनको दिक्कत आने वाली है। ठीक है, रजा रिजवी जी, किस प्रकार से अगर ये कानून आ जाता है, कितना जनता के लिए फायदेमंद होगा ये कानून? देखिए, जनता के लिए बहुत फायदेमंद है यह कानून। और जरा से दिक्कतें हैं, ईवीएम बनेगा तो उसमें बहुत करोड़ों करोड़ रुपया खर्च होगा चीज को सेटलमेंट करने के लिए। लेकिन अगर एक चुनाव होता है तो आप समझिए सबको फायदा है, किसी को नुकसान नहीं। ये जरा से अभी दिख रहा है कि किसी का कार्यकाल जो है 2 साल बढ़ जाएगा, किसी का कार्यकाल 1.5 साल कम हो जाएगा। ये जो जरा से दिख रहा है वही जरा से परेशानी है। और नहीं तो अगर ये रूटीन में एक आ जाए कि एक साथ चुनाव लोकसभा और विधानसभा का, तो ये बहुत अच्छा रहेगा। ये आम जनता के लिए भी फायदेमंद है, नेताओं के लिए भी फायदेमंद है। उन पार्टियों के लिए कितना फायदेमंद है कि मान लिया भारतीय जनता पार्टी का एक एमपी भी लड़ रहा है, उसके जो है गोंडा में 7 विधानसभा है तो 7 विधानसभा के एमएलए भी लड़ रहे हैं। कांग्रेस का एक जो है एमपी भी लड़ रहा है, उस जिले की जो मान लिया 9 विधानसभा है या 7 विधानसभा है या 8 है, जितना भी है, उसका एमएलए भी लड़ रहा है। तो वो एमएलए अपने एमपी के लिए भी वोट मांगेगा, एमपी विधानसभा में अपने एमएलए के लिए वोट मांगेगा। तो आप समझिए उस एमपी और एमएलए के चुनाव के लिए बहुत अच्छे कोलैबोरेशन के साथ चुनाव होगा और फिर चुनाव में जीत हार भी बड़े अच्छे तरीके से होगी। और जो आम जनता चाहेगी जिसको जिताना, फिर उसी को जिता पाएगी आम जनता और बहुत बढ़िया चुनाव होगा। ये हो जाना चाहिए। कभी विपक्षी को इसका बहुत विरोध नहीं करना चाहिए। अब ये जो 2 साल बढ़ा, 1 साल बढ़ा, इसमें कुछ घटा बढ़ा करके ये सब देख के करके, या उन्हीं को इतना रुपया दे करके भाई 2 साल विधानसभा बढ़नी है तो 2 साल का तनख्वाह जोड़ लीजिए, कुछ बढ़ाइए, उनको दे दीजिए, कहिए भाई टाइम पे होगा। या जिनका 3.5 साल जो है 7 महीना है तो उनका जो पीरियड है उन पर तनख्वाह उनका वो करके लीजिए, भाई आप वेतन ले लीजिए, आप माने गए। ठीक है आशीष जी,
कितनी डगर मुश्किल होने वाली है, चुनौतियां कितनी होंगी? देखिए Last चुनौतियां निश्चित तौर पर कोई भी आप अच्छा काम करते हो तो देखिए, पहले भी रामायण के समय में आपने देखा होगा जब यज्ञ होते थे तो राक्षस दानव ये सब तो आते ही थे ना, तो विघ्न तो आते ही थे। तो आज भी कुछ अच्छा काम होने जा रहा है तो दानव ये सब तो आएंगे ही ना विघ्न डालने। लेकिन हम लोग तो विघ्नहर्ता को मानने वाले हैं, तो विघ्नहर्ता जरूर विघ्न को दूर करेंगे। और दूसरी बात, मैं रजा रिजवी साहब की बात को संबद्ध करते हुए एक बात और भी कहूंगा कि इसमें कई लोग ऐसे हैं, कई ऐसी प्रतिभावान हमारे युवक हैं, कई ऐसे लोग हैं जिनको इसमें मौका मिलने वाला। वो कैसे? क्योंकि जब एक व्यक्ति विधानसभा का चुनाव पता चला, उसने विधानसभा का भी लड़ा और उसके बाद जैसे मान लीजिए अवधेश प्रसाद जी हैं, विधानसभा लड़के गए और फिर ये लोकसभा लड़ने चले गए, तो वहां पर फालतू में पैसा रुपया संसाधन सब खराब हुआ कि नहीं? अब जो व्यक्ति विधानसभा का लड़ेगा वो विधानसभा का लड़ रहा होगा, जो लोकसभा का लड़ रहा होगा वो लोकसभा का। तो निश्चित तौर पर इससे कई हमारी ऐसी प्रतिभाओं को भी मौका मिलेगा राजनीति में आने में, तो उससे देश का जो विकास है, उनके नए विचार मिलेंगे, नई ऊर्जा मिलेगी, तो उससे भी बहुत ज्यादा लाभ होने वाला है। ये भी एक इसमें प्लस पॉइंट है। इसके अलावा देश का बहुत पैसा बचने वाला है, समय बचने वाला है, संसाधन बचने वाले हैं। इन टोटल अगर मैं कहूं तो वन नेशन वन इलेक्शन इस देश के लिए बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है। ठीक है, सभी पैनलिस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो वही वन नेशन वन इलेक्शन, आज मोदी कैबिनेट में इसका प्रस्ताव मंजूरी दे दी गई। शीतकालीन सत्र में मोदी सरकार इसके लिए बिल पेश करेगी। शीतकालीन सत्र इस बार बेहद ही दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि इस बार वन नेशन वन इलेक्शन बिल इस शीतकालीन सत्र पे आएगा। विपक्ष इस पर कितना आक्रामक होगा ये भी देखना दिलचस्प होगा। प्राइम डिबेट में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देखते रहिए प्राइम टीवी।